हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईबीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके रियल हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो हमें उन टॉपिक को तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है, जम्मू और कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, और चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है। जो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, वह है मणिपुर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो 15 क्वेश्चन आपके ईबीएस से रिलेटेड और 15 जो आपके ईबीएस पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं, तो दोनों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये 15 क्वेश्चन आपके ईबीएस से रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कौन से राज्यों में कच्चा तेल पाया जाता है, क्रूड ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु में क्रूड ऑयल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। तो ये इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो संविधान आप सभी को पता है कि संविधान के जो पिता हैं या फिर संविधान के फादर हम बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इनके ही नेतृत्व में हमारा भारत का संविधान बनाया गया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने 26 नवंबर को क्या बनाया है, संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो ये इसको भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो इनमें हमें जड़ों के कार्य को बताना है। फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो रूट पौधों को सपोर्ट देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जड़ें होती हैं या रूट होती हैं वह सपोर्ट करती हैं किसको, प्लांट को। ह्यूमस प्रदान करती हैं, प्रोवाइड ह्यूमस, तो ये नहीं होगा। भोजन संचित और भंडारण करना, ये भी इसका काम होता है। और बात करें पानी और खनिजों का अवशोषित करना, तो पानी और खनिजों को भी भूमि से यह अवशोषित करती है। तो इसका मतलब ए, सी और डी, ए सी डी आपके ऑप्शन 4 में है। तो ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो पहले यह किसका भाग हुआ करता था और अब किसका भाग, ये पूछा है। तो पोचमपल्ली भाग है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वहां पे पोचमपल्ली साड़ियां प्रसिद्ध हैं। आपको पता है कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाया हुआ राज्य है। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तो 2 जून को हम तेलंगाना के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यही जो पोचमपल्ली स्थान है वह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, यह कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। तो ऑप्शन 3 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, किसमें लौह तत्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जो रिच इन आयरन, आयरन से रिच फूड जो है उनको चुनना है। तो आपको पता है इसमें से आंवला, पालक और गुड़, ठीक है। आंवला, स्पिनिच और जेगरी जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में लौह मिलेगा इन सब की तुलना में। बंद गोभी में इसकी अपेक्षा कम मिलता है और टमाटर में भी कम मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका जो समूह है आप देख सकते हैं, इसमें बाज, चील और गिद्ध। मोर नहीं होगा इसमें, और कौवा भी नहीं होगा, कबूतर और तोता भी नहीं होगा इसमें, कौवा और बुलबुल भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध, ईगल्स, काइट्स और वल्चर्स जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये मनुष्य से 4 गुनी दूरी तक, 4 टाइम्स मोर, ये इनकी जो है आई साइट होती है, ये 4 गुना दूरी तक इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। बाकी ईबीएस से रिलेटेड हम जल्द ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो हम लगभग 200 प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे वो आपको करवाने वाले हैं। जो सीटेट जो 2024 में होने वाला है इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और आपको क्या बोलते हैं, सीडीपी से रिलेटेड वीडियो लगातार आपको मेरे चैनल पर मिल रही हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो किस राज्य में बनाते हैं? राजस्थान में तो नहीं, लद्दाख में भी नहीं, उड़ीसा में भी नहीं। ये बनाते हैं कहाँ पर? असम में। असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो जमीन से क्या होते हैं, 3 या 3.5 फीट ऊपर होते हैं, और ये बांस के द्वारा बनाए जाते हैं, बम्बू के द्वारा इसके जो पिलर्स हैं वह बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर या जो गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है की दिशा क्रमशः बताइए। तो हमें भारत की राजधानी के परिप्रेक्ष्य में ये हमें बात करनी है। तो मान लो यहाँ पे हम रफ डायग्राम, मान लो यहाँ पे भारत का इस तरीके से बना देंगे, तो ये आपका एक रफ डायग्राम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ कहीं आपको दिल्ली देखने को मिलेगा और ये गुजरात हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं आपको ये पटना की, बिहार की राजधानी पटना मिलेगी। तो जो है आपको इसमें देखना है कि जो गांधीनगर है ये दिल्ली से दक्षिण साइड है और दक्षिण के साथ साथ पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम जो है वह क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली से गांधीनगर और दिल्ली से पटना हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो यहां से ही आपने देखा था कि जो मटर के दाने हैं इन पर प्रयोग करके ग्रेगोर जोहान मेंडल इनके द्वारा अनुवांशिकी का क्या किया गया था, इनके द्वारा अनुवांशिकी की जो है हेरिडिटी की, इस पर प्रयोग किए गए थे और इन्होंने ही मटर के दाने का उपयोग किया था। और उन्होंने बताया था कि चिकने और खुरदुरे दाने, लंबे बौने पौधे या फिर पीले या हरे, तो ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसमें से जो एनसीएफ 2005 में विषय सुझाए गए हैं उनमें से एक है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थिंग्स बी मेड एंड डू। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है उसमें हमें क्या अवॉइड करना चाहिए या क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है इसका, क्या है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। मुख्य रूप से जो बच्चे समस्याग्रस्त हैं उनकी हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो इसको शामिल किया जाना चाहिए, तो इसको शामिल हमें नहीं करना चाहिए।
निर्णय वाले कथनों को लिखना चाहिए। तो निर्णय वाले कथन, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जस्टिमेंट, तो इसको भी हमें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना चाहिए, तो ये भी सही है। जिनको हमें दर्ज नहीं करना चाहिए वो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में मिलते हैं। जो हमें ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ये 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। हमें समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान नहीं करनी चाहिए और निर्णय लेने वाले कथनों को भी नहीं लिखना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप एक एकीकृत ईबीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को क्षेत्र में लाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो हम एकीकृत कर रहे हैं, मतलब इनको इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो एक साथ अधिक विषयों को मिला करके हम ईबीएस कक्षा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इनको अलग करने की बात तो यहाँ पे नहीं होगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर से अलग करने की बात हुई है, तो ये भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरिया इनटू 1 लेसन, तो ये ऑप्शन 1 इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है? कक्षा 5 में पुनीत ने एक टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें मानव शरीर में जो भोजन विषय पढ़ाना है। तो उसके पहले उसने स्टूडेंट से बोला कि पाचन तंत्र का इसका आपको चित्र बना के बताना है। तो पुनीत बच्चों से क्या करवाना चाहता है, वह क्या समझना चाहता है? परीक्षण करना चाहता है कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, मतलब आरेख बनाने का यहाँ पे कौशल विकसित करना उसका उद्देश्य है, तो ऐसा नहीं है। आरेख बनाने के लिए तो कोई ड्राइंग टीचर होगा, वो इस पे काम करेगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, इलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, तो ये सही होगा। पाचन के संबंध में बच्चे क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं, किस तरीके से भोजन हमारे शरीर में पचता है, काम करता है, आदि सभी चीजों के बारे में छात्रों के क्या पूर्व विचार हैं, ये उसका मानना है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन को और देखेंगे, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ड्राइंग टीचर करेगा यहाँ पे। पाचन की प्रक्रियाओं पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन में संबंध से सही नहीं है? रचनात्मक आकलन के संबंध में करेक्ट नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में यह गलत है, उसको हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो इसका रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, जानी है। तो यही इसमें क्या है कि जो रचनात्मक आकलन होता है, इसमें क्या होता है, लगातार आकलन चलता रहता है। हर एक घंटे में या फिर हर एक क्लास में बच्चे का आकलन होता रहता है, तो प्रत्येक महीने इसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यही सही नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय की कार्रवाई करने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। जो रचनात्मक आकलन है वह क्या करता है, अध्यापक की जो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं या जो उसको पढ़ाना है क्लास में, उसको सिलेक्ट करने में मदद करेगा कि आगे बच्चे उससे प्रभावी तरीके से सीख सकें। इसको छात्रा की प्रगति की निगरानी करनी है, तो ये भी सही है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 इसका सही नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से
प्रतिदिन माँ कक्षा को साफ करवाने को कहें और एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। तो स्मिता चाहती है कि जो उसके शिक्षार्थी हैं, जो उसके विद्यार्थी हैं, उनमें लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता के प्रति संवेदनशीलता हो, उनको समझ सकें किस तरीके से समाज में जो रूढ़िवादिता है उसको हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ये सभी चीजें उसके लिए अपने विद्यार्थी से करना चाहती है। तो उसको क्या करना चाहिए कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें लिंग भेद या फिर लिंग विषमता, रूढ़िवादिता कम होती हुई दिखाई देती है। तो ये सही हो जाएगा। जब क्या करेगी स्मिता कि एक छात्र की मां को बुलाएगी स्कूल की कक्षा में जो ऑटो चालक हैं। हम या फिर बच्चे हैं जो लगातार देखते हैं कि ऑटो ड्राइवर और ऑटो चालक कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन उसने देखा कि जो छात्रा की माँ है वह ऑटो चालक है जो महिला है। तो यहाँ से वह संवेदनशील करना चाहती है, रूढ़िवादी खत्म करना चाहती है, लैंगिक विषमताओं को खत्म करना चाहती है। तो ये इसका अच्छा उदाहरण होगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 में समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। एक लड़का है जिसका नाम समयन है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है और जो भी कक्षा में उसको कार्य मिलता है वह उसको करता नहीं है। आपको इस मुद्दे को हल करना है कि वह उस काम को करने लगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा में कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो इंट्री जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें अलग से कुछ देने की बात नहीं करी जाती, सभी को एक साथ बिठा करके एक साथ पढ़ाने की बात की जाती है। माता पिता को सलाह देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी दूसरे के बच्चे की कॉपी को लिखवाना, कार्य करवाना, तो ये इससे क्या होगा कि बच्चा अपने जो कार्य करने में पीछे रहेगा, दूसरों से पर डिपेंड या निर्भर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे कि उसको क्या या तो समझ में नहीं आ रहा होगा या उसको क्या कठिनाई है, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो पूरी तरह से डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना एक प्रैक्टिकल रूप से सोचें तो यह सही नहीं है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो जानने में तो सही जो है विचार ये सही है, लेकिन उनकी मदद करेगा ऐसा ये जरूरी नहीं है। तो ये भी इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ये हो सकता है इसका आंसर, लेकिन अभी और ऑप्शन को देखेंगे। यह उस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगी। तो सभी आधुनिक वाहन का उपयोग करें, लाभ बताने का तो सही है, लेकिन ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगी। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट इन अप्रिसिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, ईबीएस में मानचित्र कौशल किसके लिए होता है? मैपिंग स्किल्स
इन ईबीएस हेल्प डेवलप लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना या स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, तो ये ही इसका सही आंसर होगा। जो मानचित्र है या फिर मैप्स है उसका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित कर सकें छात्रों के अंदर। नेक्स्ट, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईबीएस हेल्प्स टू पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पाठ्यचर्या के भार को कम करना और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्ण सीखने में उनकी मदद करना, जो ईबीएस की प्रकृति होती है। रिड्यूस कैरिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईबीएस का उद्देश्य ही यही है कि छात्र जो मीनिंगफुल लर्निंग है वही सीखें, ना कि कोई भी चीज उसके अंदर सिखाने के लिए डाली जाए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? व्यापक संकेत नहीं है, फिर से नोट पर यहाँ पे गौर करना है। संयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा, मानचित्र। तो जो ईबीएस के कार्य होते हैं, जो संकेत होते हैं, वह होता है कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर जस्टिस, कंसर्न फॉर इक्वालिटी। जो नहीं होता वह होता है कंसेप्ट ऑफ मेकिंग, अवधारणा, मानचित्रण। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है, वह क्या हो जाएगा? अवधारणा, मानचित्र। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कई हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करेगा। तो बिल्कुल सही है। पुरानी चीजें या फिर जो इतिहास में हुई चीजें हैं, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, उनको देखने से हमें क्या होगा? इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है। तो ये सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा। तो रिकॉर्डिंग को सुधारने में यह कैसे मदद करेगा? तो यह गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थी को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा। किस तरीके से तालाब में पानी आता है, किस तरीके से तालाब में पानी को स्टोर किया जाता है, यह तकनीक विद्यार्थी के अंदर विकसित होगी। तो ये इसका सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। बी को छोड़कर ए सी डी सही है। तो ए सी डी ऑप्शन बी में आपको मिलेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी विधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो एक बीणा नाम की शिक्षिका है, वह क्या करती है? 50 बच्चों को एक साथ शामिल करती है। तो ऐसी कौन सी गतिविधि करेगी जिससे क्या होगा कि उस जो बच्चा है, सीखने वाला है या शिक्षार्थी है, उसके अधिक से अधिक इंद्रियां, अधिक से अधिक सेंसेस उसमें इन्वॉल्वड रहें उस क्रियाकलाप में। तो कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, उचित AB साधनों के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो
ये सारे जो ऑप्शन है 1 2 3, इसमें क्या होगा कि बच्चा क्या एक तरीके से सीख पाएगा, लेकिन जब उसको क्षेत्र भ्रमण पर लिया जाएगा, फील्ड ट्रिप पर उसको ले जाया जाएगा, तो वहां पर बच्चा क्या करेगा, खुद अपने आंखों से देखेगा, जो वहां पे समझाया जाएगा उसको सुनेगा, तो अधिक से अधिक सेंसेस उसके काम करेंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो फील्ड ट्रिप है, जो क्षेत्र भ्रमण है, एक तरीके से प्रभावी तरीका है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। अगला, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक साधन उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, तो जो अखबार है या न्यूज़पेपर है, मनोरंजन के साधन के रूप में इसको नहीं देखते हैं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करता है, सहायता करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी अपने एनवायरनमेंट से, अपने रियल वर्ल्ड से कैसे जुड़ेंगे, तो यह इसके लिए मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, तो ऐसा भी नहीं है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर प्रश्न पूछने जो है वह कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ होता है जंगल? तो यह होता है झारखंड में। झारखंड में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। नेक्स्ट, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। यहाँ से आप 125 मीटर दूर जाएंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद ठीक पूर्व में 100 मीटर जाते हैं, तो पूर्व में यहाँ पे 100 मीटर चले गए। फिर आप उत्तर में 125 मीटर जाते हैं, यहाँ पे 125 मीटर उत्तर में चले गए, ये बाय है। ये आपका विद्यालय आ गया। तो बाई पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो बाई पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ पर स्थित है? तो आप देखोगे जो है घर आपका कहाँ पर स्थित है, ठीक पश्चिम में स्थित है बाई के सापेक्ष में, और 100 मीटर दूर है, तो 100 मीटर ठीक पश्चिम में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 जून, 5 जून और 6 जून, 3 डेट आपके पास मिलेंगी। तो 4 जून को ये आपके पास 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 5 जून का यहाँ पे 24 घंटे मिलेंगे, और 6 जून के यहाँ पे 4 घंटे। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये टोटल कितने 30 घंटे का सफर उसने किया, और 30 घंटे में कुल दूरी कितनी तय की 1145। तो 30 से इसको भाग दे देंगे, तो आप जब इसको 30 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 38.5 38.5 किलोमीटर पर आवर, जो औसत चाल है रेलगाड़ी की निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनीबीज एंड वीहिव्स? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, तो बिल्कुल सही है ये। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ऐसा नहीं है, यही गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन को देखेंगे, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, तो ये सही है। छत्तों में केवल नर मक्खियां होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी
हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका से जो है लाल मिर्च हमारे यहाँ आई थी। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो 30 क्वेश्चन हमने ईवीएस के डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।